मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करेंगे। आज हम शेर शाह सूरी पर डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हुमायूं के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके साथ उनने किस तरह से एग्जिल हुआ, अपने राज्यों को छोड़ के बाहर उनको रहना पड़ा। फिर वापस किस तरह से उन्होंने अपने पावर को गेन किया, फिर वापस आए। तो इसी तरह से बीच में जो उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था शेर शाह सूरी के कारण, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि शेर शाह सूरी कौन थे और उन्हें किस तरह से जो मुगल्स ने अपनी अम्पायर जो इस्टेब्लिश की थी उसको उन्होंने रूल किया था। भले वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने रूल किया था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थी वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको आगे भी फॉलो किया गया एज इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शेर शाह सूरी. Sher Shah was the son of a small landholder in Sasaram, Bihar. His original name was Farid Khan, and it is believed that he was given the name of Sher Khan after killing a tiger single-handedly. तो शेर शाह जो थे वो एक स्मॉल जो लैंड होल्डर होते हैं, किसान होते हैं, तो जो ज़मींदार जिस तरह से बोला जाता है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाते हैं। तो लैंड होल्डर में स्मॉल एरिया, इनके पास छोटी मोटी ज़मीन थी, ज़्यादा बड़ा लार्ज एरिया नहीं था। और वो सासाराम जो है बिहार पे पड़ता है, तो उस एरिया में वहाँ पे वो रहते थे। और इनको एज अ ओरिजिनल नेम देखा जाए शेर शाह का फरीद खान था। इन्हें शेर खान नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने कहा कि ही हैज़ किल्ड अ टाइगर अ सिंगल हैंडेड, मतलब कोई उनके पास वेपन्स नहीं थी, इन्होंने अपने हाथों से लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उन्होंने उसे मारा था, जिसके कारण उन्हें ये नया जो था उन्हें दिया गया। एन एम्बिशियस शेर खान joined the Mughal army when Babur came to India. There he learned all the strategies of Mughals warfare. तो इनकी जो एम्बिशियस थी, so he joined Mughals army when Babur entered in India. तो उन्होंने बाबर की सेना में एज अ सोल्जर उन्होंने ज्वाइन किया और बाबर के अंदर उनकी स्ट्रैटेजी जो भी थी बाबर की, इस तरह से उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। देयर ही लर्न ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ मुगल वॉरफेयर्स की जो भी स्ट्रैटेजीज होती है उसने अच्छी सी उसने लर्न की। ना आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर के डेथ के बाद he turned the political instability to his favor and extended control over Bihar and Bengal. तो जिस तरह से बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने कंट्रोल किया, लेकिन हुमायूं की जो कंट्रोल थी वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, वो इंस्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं अपने पापा के जैसे, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और उसी इंस्टेबिलिटी की जो थी पॉलिटिकल कि वो अपने इतने बड़े किंगडम्स जो उसने उसके पापा ने बाबर ने इस्टेब्लिश किया था और हुमायूं जो उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और इसके कारण उन्होंने बिहार और बंगाल पे शेर शाह ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ना डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ कनौज, उन्होंने हुमायूं को हराया इन द बैटल ऑफ कनौज एंड एक्सटेंडेड द सेकेंड अफगान रूल इन इंडिया। और उसके बाद उन्होंने अपना स्टैब्लिश किया अफ़गान रूल, बिकॉज शेर शाह जो थे वो बिलोंग करते थे, ओरिजिनल जो है वो अफ़गान से बिलोंग करते थे। तो इसी तरह से उन्होंने स्टैब्लिश की सेकेंड स्टैब्लिश रूल्स ऑफ अफ़गान इन इंडिया। ही कंटिन्यू टू एनेक्स मेनी मोर रीजन्स। इसके साथ साथ उन्होंने और भी आसपास के जितने रीजन्स थे उनको उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। कण मतलब उन्हें युद्ध के थ्रू हराया। मालवा, ग्वालियर, राजपूताना, दैट वाज राजस्थान, इस तरह से उन्होंने इस तरह से एरिया को उन्होंने मर्ज करना शुरू किया अपने किंगडम्स के अंदर। इन 1545 में ही डाइड इन एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन्स वाइल बीइंग द फोर्ट ऑफ कलिंजर ही वॉज बर्ड एट सासाराम। तो इसी तरह से इनकी जो डेथ थी इट वॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो जो गन पाउडर यूज़ करते हैं वॉर के थ्रू एज अ वेपन्स, वो उस गन पाउडर का एक्सप्लोजन्स के कारण
वो जो है मारे जाते हैं, और जिसके बाद उन्हें उनकी जो बॉडी थी उससे सासाराम में बर्ड किया गया, बिकॉज सासाराम जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन, अपना जो था चाइल्डहुड उन्होंने एंजॉय किया था, उसने वहाँ पे वो बड़े हुए थे, इसके लिए सासाराम में ही। ये आप देखोगे पिक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इन बिहार एट सासाराम। तो ये टॉम बनाया गया, मकबरा जो बोलते हैं, जो मर जाते हैं उनकी जो इस तरह से मकबरा बनाया जाता है, तो उसे इंग्लिश में टॉम बोलते हैं, ठीक है। तो ये है उसकी पिक्चर्स। ना विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ हिज रूल, शेरशाह not only expanded his territory but also consolidate his power also। तो इतनी कम समय में इसने रूल किया, भले ही विद इन दैट इज 4 years, क्योंकि इन्होंने इस्टेब्लिश की 1940s में, उसने हराया था हुमायूं को बैटल ऑफ कनौज में, ठीक है। और 50 उसके साथ जब उसने शुरू किया रूल करना, तो 45 में वापस हुमायूं ने उनसे वो उनकी डेथ जो एक्चुअली एक्सीडेंटली हो गई, उसके बाद हुमायूं को वापस इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हुमायूं को, उसने वापस री एंट्री किया और वापस से अपनी जो उनके फादर थे, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज जो उसने किंगडम स्टैब्लिश की, तो उन्होंने वापस उनसे छीनी। सो शेरशाह नॉट ओनली एक्सपैंडेड हिज टेरिटरी बट ऑल्सो कंसोलिडेट हिज पावर। उसने एक्सपैंड करने के साथ साथ उन सभी को संभाल के रखा, पावर को स्ट्रांगली यूज़ किया, एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम को अच्छा सा, ताकि सब कुछ कंट्रोल हो, इजीली अच्छे से हो जाए। So, however, his greatest achievement came neither as a general nor as a conqueror. Rather, he is remembered as an excellent administrator. तो लोग जो इनको याद करते हैं बिकॉज कि इस तरह से नहीं कि वो बहुत अच्छे जनरल थे, या फिर इन्होंने बहुत सारे एरिया को कंकर्न किया था, उन्होंने अपने राज्यों को बढ़ा दिया था, बल्कि इन्हें लोग इसलिए याद करते दैट वाज ए गुड एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उन्होंने जितने भी एरिया को कंकर्न किया था, कब्जे में रखा था, अपने राज्य में मर्ज किया था जीतने के बाद, उन सभी एरिया को उन्होंने रूल्ड बहुत अच्छे से किया था, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था। इतने बड़े एरिया को मेंटेन करना, मैनेज करना, सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेटर जो था बहुत ही अच्छा था। एंड ही इज नोन टू हैव बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑल्सो, सदा के आजम विच इट्स नोन एज अ ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये जो बनाया था, जिसे आज हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजिली लोग कनेक्टेड हों, आइदर वो उनके खुद के लोग हो या फिर बाहर से जो लोग आएंगे एज अ ट्रैवलर्स या फिर एज अ बिजनेसमैन, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से उन्होंने रोड जो है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। He also issued new coins. इन्होंने न्यू कॉइन्स भी इशू किया था। गोल्डन कॉइन्स वे आर नोन एज मोहर, द सिल्वर कॉइन एज रुपया, एंड द कॉपर वे आर कॉल्ड एज दाम। सो इस तरह से इन्होंने कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। सो दे वाज सिल्वर, गोल्डन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो इनको अलग अलग नामों से उन्होंने नाम दिया बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड, फिर सिल्वर एंड देन कॉपर। The rupiah continued to be the standard currency throughout the span of the Mughal Empire. तो जो था सिल्वर कॉइन था, वो मोस्टली देखा गया पूरे मुगल पीरियड के अंदर। पूरा मुगल जितने जब उन्होंने रूल किया, सभी ने ये रुपया मतलब सिल्वर कॉइन को ही यूज़ किया स्पेशली। The one of the greatest achievement of the शेर शाह was his revenue system. इनका सबसे अच्छा अचीवमेंट था रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स लेने वाला। He introduced a new numbers of revenue, numbers of reforms in tax determinations and collections. तो revenue means टैक्स हो गया, ये टैक्स कलेक्शंस अलग अलग। तो जो टैक्स रिलेटेड होती है लैंड से, प्रॉपर्टी से, उसे रेवेन्यू के नाम से कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम जो था, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, रेवेन्यू लेती है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड्स जो भी आपके पास है, या फिर कैटल्स है, जानवर होती है, उसकी भी टैक्स देनी पड़ती है, तो उसे रेवेन्यू के नाम से कहा जाता है। तो इन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स किया, मतलब कुछ चेंजेस किया टैक्स के अंदर, ताकि उसे कलेक्शन में इजी हो जाए। अ सिस्टम ऑफ लैंड असेसमेंट वाज सेटअप। तो सबसे पहले ज़मीन को चेक करना है, जो लैंड है फार्मर्स के पास, वो कैसी लैंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना। तो लैंड असेसमेंट चेक करना कि ज़मीन जो है वो फर्टाइल है,
फिर या फिर मॉडरेट है, फर्टाइल और ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं जिसको कहेंगे इट वॉज अनफर्टाइल, वो भी नहीं है, तो मॉडरेट है। तो इस तरह से उसको लैंड असेसमेंट सिस्टम उन्होंने शुरुआत की। ऑल कल्टिवेटेड लैंड वे आर मेजर्ड, और जितने सारे कल्टिवेटेड लैंड है जिसके अंदर वो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, उसे मेजर्स किया गया मेजरमेंट के थ्रू कितनी लैंड है वो, एंड कैटेगराइज इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलिटी। और उसके बाद उन्होंने उनको नंबरिंग दे दी कि जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है वो गुड, फिर मिडिल वाला एवरेज, और जो लास्ट वाला है पुअर। इस तरह से उसकी क्वालिटी के बेस पे उन्होंने उसे डिवाइड कर दी। सो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज द रेट ऑफ रेवेन्यू। अब जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको उन्होंने डिसाइड कर दिया कि किसको कितना मिलने वाला है, तो उसी तरह से कहा गया कि अब जो एग्रीकल्चर फार्मर्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो करेंगे, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करें, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स प्रोड्यूस करें, तो ग्रेन्स को अब उसको एज अ टैक्स मतलब रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दैट वाज किंग को देना पड़ेगा। तो उसने कितना बताया, 1/3 कि जितना है मतलब उसका 1/3 हिस्सा जो है वो किसके पास जाएगा, किंग के पास जाएगा एज अ टैक्स। सो द पीजेंट कुड पे द टैक्स आइदर इन कैश और इन काइंड। इनके साथ साथ कहा गया कि एग्रीकल्चर जो उनकी टैक्स पेमेंट है उन्हें ऑप्शन दिया गया कि वो कैश दे दे बेचने के बाद, या फिर उनको ग्रेन्स दे दे, तो कैश या फिर काइंड, काइंड मीन्स ग्रेन। सो द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट वाइल द असेसमेंट वॉज लीनियंट। तो जो कलेक्शन कि टैक्स जो है वो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी आपको छूट नहीं बोलेगी, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बट उससे ही जितना ज़्यादा असेसमेंट करवाया था लैंड को चेक करवाने के लिए वो लीनियंट था कि हाँ उसके बेस पे कि ये लैंड जो है फर्टाइल से ये फर्टाइल नहीं है, ये पुअर क्वालिटी की लैंड है, इस तरह से। ज्यूरिंग फेमाइन, अगर कोई फेमाइन आता है मतलब सूखा हो गया, दैट वाज रेनी सीजन, जो है रेनी सीजन में रेन अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप्स जो थे उनको वाटर सही से नहीं मिल पाया, तो वो ग्रो नहीं कर पाए ज़्यादा अच्छे से, तो सूख गए और क्रॉप्स जो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसे हम बोलेंगे फेमाइन। या फिर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो वो जो क्रॉप्स थे वो पानी के अंदर पूरा डूब गए, तो फ्लड के कारण हो गया। तो दोनों ही कारण आइदर फेमाइन हो या फ्लड्स हो, तो उससे नुकसान किसको होता है, पीजेंट्स को ही होता है। तो शेष exempted the peasant from paying tax and loan were extended to them। तो वैसी कंडीशन अगर होती है कि फेमाइन आ गया है, फ्लड आ गया है और पीजेंट्स दे आर अनेबल टू पे द टैक्स, तो उस समय उनको कहा गया कि दे आर exempted, मतलब उनको माफ़ कर दिया गया कि आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है इफ़ इट केस फेमाइन हो या फ्लड हो। साथ साथ उस समय उनको क्या करते थे शेषा, कि उन्हें लोन प्रोवाइड करते थे कि उनके पास तो अब वो पूरा ईयर जो है उनका उस तरह से सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, हाउ वे विल दे बी सर्वाइव। तो उस तरह से उनको लोन प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो अपने उस लोन से जो है वो अपनी लिविंग या फिर एग्रीकल्चर वापस से शुरू कर सके। तो इसी तरह से ये सिस्टम जो था शेरशाह का था, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरह से फॉलो किया था। और इससे ज़्यादा क्योंकि ये बहुत स्मॉल बेस पे है, छोटी सी, क्योंकि आप 7th में हो, हाई क्लासेस में जाएंगे तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी इतनी अच्छी थी जिसके कारण व्हेन अकबर केम, अकबर ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को एज इट इज़ ही रखा, उसे चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज करने के बाद एज इट इज़, क्योंकि उसकी सिस्टम बहुत अच्छी थी जिसके कारण, ठीक है। फिर अब लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अकबर, क्योंकि हुमायूं के बाद, क्योंकि हुमायूं भी जब उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जो उन्होंने वापस रिस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक तो रूल नहीं कर पाए, बिकॉज अगेन ही फेल डाउन फ्रॉम द लाइब्रेरी, अब वो मारे गए हुमायूं। तो हुमायूं के बाद उनका जो बेटा था अकबर, वो बना रूलर। तो अकबर वॉज ओनली 13 years ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द मुगल थ्रोन। तो उसके पापा के जाने के बाद तो ये 13 years के ही थे, तो उसको राजा बना दिया गया, असेंड कर दिया गया दैट ही विल बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल। सो ही रूल द मुगल एम्पायर अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज रीजेंट्स बैरम खान। तो यहाँ पे जो बैरम खान थे दैट वाज अ वेरी गुड पर्सन एंड अ गाइडेंस ऑफ हुमायूं, एंड वी कैन कॉल इट एज अ कि हुमायूं के जो सोल्जर्स के इंचार्ज जो होते हैं, जनरल्स जो होते हैं, वो बैरम खान थे, जिसके हेल्प से
बैरम खान के हेल्प से ही हुमायूं जो थे वो इंडिया के अंदर एंटर कर पाए, और मुगल्स का जो एस्टैब्लिशमेंट जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था उनके पापा ने, वो वापस से रीस्टैब्लिश कर पाए बिकॉज ऑफ बैरम खान। तो इसीलिए जब वो मारे गए तो उन्होंने अपने बेटे को पूरा किसके ऊपर छोड़ के गए, बैरम खान के ऊपर। सो एज अ गार्जियंस टोटली बैरम खान जो थे उसके एज अ गार्जियंस के फादर मान लो, गाइडेंस जो वो रूल कर रहे थे। तो अकबर टिल 13 में तो बहुत ही छोटे थे, तो इसी तरह से बैरम खान के एज अ गार्जियंस वो उनके अंडर रूल कर रहे थे ना। अब ये बताया गया अकबर्स कोरोनेशन टुक प्लेस इन कलानौर पंजाब 1556। मीन्स उसे जो राजा बनाते हैं, जो सेलिब्रेशंस किया जाता है, सेरेमनी होती है, तो अब राज्याभिषेक किया जाता है, उसको बोला जाता है कोरोनेशन। तो उसकी अकबर की जो कोरोनेशन की गई थी, इट वॉज डन इन द प्लेस कॉल्ड इन कलानौर इन पंजाब 1556 में हुआ था। And the next 4 years, he remained as a titular emperor, while Bahram Khan continued to expand empires and consolidate Mughal power. लेकिन जब उसको, क्योंकि वो छोटा था, उतना बड़ा नहीं था, वो स्टैब्लिश कि अपनी जो है वो जिस तरह से कहा जाता है बिकम द अडल्ट, तो उस तरह से वो इतने बड़े तो नहीं थे जब अपना फैसला कुछ ले सके। सो जस्ट फॉर अ नेम सेक दैट ही वॉज द रूलर किंग, तो उसे रूल कौन कर रहा था, जस्ट बैरम खान। तो इसलिए कहा गया ही रिमेन एज अ टिटुलर एम्पायर, जस्ट नाम का ही, क्योंकि वो छोटे थे, डिसीजन ले नहीं सकते थे सही गलत, तो उसके लिए बैरम खान जो थे वो रूल कर रहे थे, और मुगल्स के जो एम्पायर था वो एक्सटेंड और ज़्यादा बड़ा कर रहे थे। साथ साथ जितना भी इन्होंने एक्सपैंड किया था उनको कंसोलिडेट भी किया गया, सारे को मिला के उस पर रूल करना, अदरवाइज नहीं तो कोई और आके उस एरिया को वो ले सकता है। इसके लिए उसको कंसोलिडेट करके रूल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बैरम खान कर रहे थे। द इनिशियल ईयर ऑफ अकबर्स रूल वॉज फ्रॉट विथ चैलेंजेस। अब जैसे ही धीरे धीरे अकबर बड़े होते गए तो उसके साथ साथ अकबर के लिए चैलेंजेस भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि आसपास के जो रूलर्स थे ना, दे वांटेड टू फाइट विद दिस न्यू किंग, न्यू रूलर। तो अफगान ऑर्गेनाइजर्स organized themselves under Adil Shah, the nephew of Sher Shah, who wanted to re-establish Afghan rules in Delhi. तो इसी तरह से फ्रॉट विद चैलेंजेस, जिस तरह से कहा कि उनको बहुत सारी लड़ाई लड़नी, चैलेंजेस खड़े थे सामने, तो उनमें से एक था शेर शाह, क्योंकि वो मारे गए थे, उन्होंने अपनी बीच में रूल किया था मुगल्स के ऊपर, तो वो उनकी जो नेफ्यू था, भतीजा आदिल शाह, वो वापस चाहते थे कि अफगान वापस से ना मुगल्स को हराए और वापस से दिल्ली के ऊपर रूल करे। सो ही ट्राई टू अरेंज देमसेल्फ, आप जितने सारे अफगान थे उनको अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके, ताकि वो एक जो वॉर जो है करे, किसके साथ, अकबर के साथ। सो द राजपूत regained their powers and since their defeat to Babur and become a threat to the authority of the Mughals. सो यहाँ पे राजपूत भी थे, वो रिगेन अपने पावर्स वापस जुटा रहे थे, क्योंकि इसने ऑलरेडी बाबर के साथ लड़े थे और वो हार गए थे, तो वो फिर से अपनी जो पावर वापस चाहते थे कि वापस वो पावर उनको मिल जाए और वापस से मुगल्स के साथ। लेकिन अकबर हाफ ब्रदर जो था मिर्ज़ा हाकिम डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन काबुल, जिसने अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया था काबुल के अंदर। Now taking advantage of the unstable states of the Mughal Empire in 1556, तो इसी तरह से उसने क्या किया कि उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो अकबर है जस्ट न्यूली अभी उसने रूल करना शुरुआत ही किया था, एंड ही हैज़ टू फेस मेनी चैलेंजेस। तो इसी तरह से वो भी थोड़ा सा अनसर्टन था, क्योंकि राजपूत भी वो गेन करना चाह रहे थे पावर अपने, कि जो पावर जो था उनके पास पहले। तो इसी तरह से ये सिचुएशन जो था टोटली जो था अनस्टेबल हो रहा था, तो इसका फ़ायदा वो उठाना चाह रहे थे। उसके जो हाफ ब्रदर थे वो जो काबुल में रूल कर रहा था। सो हेमू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह, हेमू कौन थे, ये चीफ मिनिस्टर्स थे किसके, आदिल शाह के, दैट वाज द नेफ्यू ऑफ शेर शाह, कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। तो उसने क्या किया, उसका फ़ायदा उठाया
हेमू ने, और उसने दिल्ली पे कैप्चर किया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया हिमसेल्फ एज ए एम्परर, कि अब ये यहाँ का रूलर है दिल्ली का। दो द अफगान हैड अ मच लार्ज आर्मी देन द मुगल्स, और इनके पास सेना भी बहुत ज़्यादा थी, मुगल्स के सामने देखा जाए उनसे ज़्यादा सेना थी। उनके सोल्जर्स जो थी कंपेयरली अफगान की ज़्यादा थी मुगल से। बैरम खान डिसाइडेड टू फेस द चैलेंज, लेकिन बैरम खान ने सोचा कि इनकी चैलेंजेस जो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि एनिमीज़ को लगेगा कि ये जो है इनसे डर गए। तो बैरम खान ने डिसाइड किया कि इस चैलेंजेस को हमें जवाब देना पड़ेगा, हमें इनसे लड़ना है। सो 30 years आफ्टर बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी, अनदर हिस्टोरिकल बैटल वॉज फॉट एट पानीपत। तो जब 30 years पहले, क्योंकि बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, और उसके बाद उन्होंने मुगल्स का दैट वाज द मुगल डायनेस्टी जो स्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसी तरह 30 years के बाद फिर से एक बैटल जो है वापस से, और वो भी कहाँ, वापस फिर से पानीपत में, और जिसके कारण किसके बीच में हुआ था, हेमू again was defeated and killed in the second battle of Panipat, and the Afghan threat to Akbar throne was permanently removed। तो इसी तरह से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था, जिसमें किसको हराया गया, हेमू जो था वो टोटली अच्छे से बहुत बुरी तरह से हार गया, इवन ही किल्ड, ये मारे भी गए इस बैटल के अंदर। तो दैट वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड दैट वाज द सेकेंड हिस्ट्री ऑफ अगेन मुगल्स, जिन्होंने फिर से इनको हराया। और साथ साथ अफगान जो था एक जो थ्रेड बन के था किसके सामने, अकबर के सामने, ये टोटली परमानेंटली रिमूव्ड हो गया। द मेन सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस टू एरा ऑफ अकबर रूल इंक्लूड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ अबुल फजल। अब यहाँ पे क्रॉनिक्स मीन्स द इंसिडेंट्स कि अकबर ने कब एज अ किंग उसने स्टैब्लिश किया, कितने ईयर तक उन्होंने रूल किया, कितने सारी इन्होंने जो वॉर थी इन्होंने फॉट की, हाउ मनी चिल्ड्रंस डू ही हैव। तो जो क्रॉनिक्स थी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप्स, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी पूरी स्टोरी, क्रॉनिक वाइज मीन्स सीक्वेंस वाइज उसको कहा जाता है क्रॉनिक। वो किसी की भी हो, कोई भी रूलर्स की हो, उसको सीक्वेंस वाइज हम उसको लिखा जाता है, उसको क्रॉनिक्स कहा जाता है, और जो लिखते हैं उसको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर की जो ये क्रॉनिक्स किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, हु वाज रोड द अकबरनामा। और किस नाम पे लिखा था उन्होंने उस बुक को, नाम रखा था अकबरनामा, द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ अकबर रीजन्स, कि अकबर्स के राज्य में अकबर्स ने किस तरह से रूल किया था, ये पूरी कहानी अकबरनामा में लिखी गई है। और लिखा किसने था, अबुल फजल ने लिखा था। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 volumes, और ये जो बुक्स है वो 3 volumes में लिखी गई है। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद अकबर्स एसेंट्रीज, कि अकबर्स के पूर्वज कौन थे, कहाँ से थे। द सेकेंड वॉल्यूम्स डील्स विद द इम्पॉर्टेंट इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अकबर रीजन्स। सेकेंड वाला था कि अकबर के समय में उनके राज्य में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई, इवेंट्स, कौन कौन सी इवेंट हुई थी। द थर्ड एंड लास्ट वॉल्यूम्स अने अकबरी, ऑफिशियल डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द अकबर रीजन्स। और थर्ड वाले में अनी अकबरी, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कि उन्होंने किस तरह से पूरी किंगडम्स को अपने कंसोलिडेट करके रूल किया था, सिस्टम कितना अच्छा बनाया था, ये सारा लिखा गया था थर्ड बुक्स में। इट वॉज गिवन अस डिटेल ऑफ द डिफरेंट पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटेड बाय अकबर, कि अकबर ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी, सब कुछ उसमें लिखी गई है। So a more critical views of Akbar regions can be found in Muntaq ut-Tawarik that was written by Badawni। एक और बुक्स जो है जिसमें अकबर के रीजन्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं हम। ये बुक्स लिखी गई थी किसके थ्रू, बदौनी के थ्रू। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक, मुंतकिब उत तवारिक। ठीक है, तो तवारिक, मुंतविक उत तवारिक वॉज रिटन बाय बदौनी। तो ये अकबर की नेक्स्ट बुक है, अकबर के बारे में बदौनी ने लिखी थी।
तो इसी तरह से इस बुक्स के थ्रू अकबर्स की टाइम्स पीरियड में अकबर ने क्या क्या किया, उसके रीजन्स में किस तरह से उन्होंने रूल किया था, ये सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि अकबर ने अपना पूरा जो अम्पायर था, जब उसने रूल करना शुरू किया, व्हेन ही बिकम अ ग्रोन अप, जब वो बड़े हो गए और अपने खुद डिसीजन अपने आप लेना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बहुत सारे वॉर किया और अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी, वॉर भी किया। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन अपने एरिया को और एक्सपैंड किया। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।